वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी के हमारे इस कोर्स में। और हम लोग साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है एथिकल हैकिंग। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां पढ़ी थी। जरा एक बार फटाफट इसको खोलते हैं पुराने नोट्स को एंड जरा एक बार रिव्यू ले लेते हैं पहले फटाफट। हाँ जी। तो देखो, पिछली बार मैंने बताया था यार, मान लो एक कोडर है आदित्य, उसने अपनी कोडिंग के द्वारा वेबसाइट बनाई और वेबसाइट उसने किसमें डाल दी? एक वेब सर्वर पे। ठीक है। अपनी वेबसाइट कहाँ डाल दी उसने? वेब सर्वर में डाल दी। अब इस सर्वर कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है अपाचे टॉमकैट। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्यों है? ताकि भैया इस वेबसाइट से रिलेटेड सारे काम जो रिक्वेस्ट है वो ये सर्वर सॉफ्टवेयर अपाचे जो है ये हैंडल करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस सर्वर को इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया। एक मिनट। इस सर्वर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। 24/7 ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और इसको एक स्टैटिक पब्लिक आईपी भी प्रोवाइड कर दी। अब अगर हमें इस वेबसाइट को खोलना है तो जब भी हम इसको खोलेंगे तो उसका ये यूआरएल इस तरह से हम देंगे, यानी कि उसका पब्लिक जो बेसिकली सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, वो हम लिख के इस वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। लेकिन हमने कहा था भैया ये इस तरह से नंबर तो याद नहीं रख पाएंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे तो भैया सारी दुनिया जान की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो नंबर से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। हालांकि अब क्या होगा, अब हम जाएंगे गोडैडी वालों के पास। अब गोडैडी वालों से हम लोग क्या ले लेंगे? एक डोमेन नेम परचेज कर लेंगे। जैसे lux.com ले लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अब मैंने lux.com तो ले लिया। ठीक, उन्होंने मुझे एक नाम खरीद के दे दिया lux.com। अच्छा, अब एक मिनट। हम्म अब lux.com मिल गया। अब मेरे पास स्टैटिक आईपी भी है जो मैंने अपने इस वेब सर्वर को प्रोवाइड करवा दी थी। तो अब ये दोनों चीजें मेरे पास है, लेकिन अब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि लोग जब lux.com नाम के डोमेन नेम को यूज करें तो अल्टीमेटली रिक्वेस्ट कहाँ चली जाए? मेरे इस स्टैटिक पब्लिक आईपी के पास चली जाए, यानी कि मेरे वेब सर्वर के पास चली जाए। तो अब GoDaddy मुझे क्या करेगा? एक लिंक प्रोवाइड करेगा, एक लॉगिन पेज का। और उस लॉगिन पेज पे मैं जाऊंगा और वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा जो उसने मुझे दिया। जब मैं उस पर लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने एक डोमेन मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर क्या है, वो सारी जानकारी, वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी जो कि मेरे इस डोमेन को आईपी से कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या जानकारी पड़ी होगी। अब जैसे इसमें होगा ए रिकॉर्ड मैंने बताया था क्या होगा? आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। और कौन सा? IPv4 एड्रेस। एक ए रिकॉर्ड है, इसके अंदर मतलब है IPv6 एड्रेस आपके वेब सर्वर का। ठीक है, तो ए रिकॉर्ड के अंदर क्या है? IPv4 एड्रेस। और आपका ये जो ए करके रिकॉर्ड है, इसके अंदर क्या है? आपका IPv6 एड्रेस। ठीक है जी। तो ये दो एड्रेस आ गए। उसके बाद आता सी नेम, जिसको हम कैनोनिकल नेम भी कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था, जैसे मान लो मैंने एक मिनट। जैसे मैंने अलग अलग डोमेन नेम ले रखे हैं, लेकिन मैं 3 डोमेन नेम ले रखे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि 3 डिफरेंट वेबसाइट्स बनाऊं। मैं चाहता हूं कि तीनों वेबसाइट में से जो भी जिस पे भी क्लिक करे अल्टीमेटली रिक्वेस्ट कहाँ जाए? lux.com के पास ही जाए। तो एक तरह से ये सीनेम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल डोमेन नेम्स की मैपिंग हम करते हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन से। ठीक है। तो जैसे अब lux.com, lux.in, lux.org बंदा कुछ भी डालेगा, सब में सीनेम हमने क्या डाल दिया है? lux.com। ठीक है। तो तो lux.com है। तो जब भी इसमें आएगा तो डोमेन मैनेजर फाइल में से जो ए रिकॉर्ड चेक करा जाएगा, आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। और उस वेब सर्वर पे, यानी कि जब भी कोई lux.in, lux.com किसी की भी रिक्वेस्ट देगा तो उसका सी नेम चेक करा, lux.com है। फिर अपना डोमेन मैनेजर फाइल को देखा। डोमेन मैनेजर फाइल को देखने के बाद हमने वहां पे पता करा कि भैया इस lux.com का ए रिकॉर्ड क्या है, यानी कि आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर क्या है, वो पता लग गया हमें। और जब हमें आईपी एड्रेस ऑफ वेब सर्वर पता लग गया तो फिर हमने क्या करा? भैया इस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेज दी। तो लिखा हुआ इट अलाउ यूजर टू मैप मल्टीपल डोमेन नेम्स टू अ सिंगल कैनोनिकल नेम। एक सिंगल नेम के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है। तो हमने ये जानकारियां पढ़ी थी इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट।
हम्म, हाँ जी। तो ए रिकॉर्ड और सी नेम, इन तीन के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि भैया देखो, डोमेन मैनेजर फाइल जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी पड़ी है आपकी, तो उस जानकारी को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को जब मेरे सामने वो जानकारी आए तो मैं पता लगा सकूं कि इसका मतलब क्या है ना। अगला यहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड के नाम से। अच्छा, अब यार ये जो एमएक्स रिकॉर्ड के नाम से जो जानकारी आई है, यानी कि अब ये एमएक्स रिकॉर्ड असल में है क्या? इसको हम कहते हैं मेल एक्सचेंज। ठीक है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। अब देखो, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ, क्या है इसका मतलब, सारा कुछ इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, यार देखो, आप लोग ईमेल्स भेजते हो ना। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो जब हम ईमेल भेजते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास जैसे है www.laksh.com, जैसे हमारे पास जो हमारा डोमेन नेम, हमारा जो वेबसाइट है वो इस नाम से है। अच्छा, एक मिनट। अब जैसे सपोज मान लो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है एबीसी, एक एम्प्लॉय मान लो है डीईएफ, एक एम्प्लॉय है मान लो पीक्यूआर। ठीक है, ये तीन एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तरीका तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है यहाँ पे कि जैसे कंपनी के तीन एम्प्लॉयज हैं एबीसी डीईएफ और पीक्यूआर, तो इनके ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो हो गया abc007@gmail.com। ठीक है, अच्छा, जो डीईएफ वाला एम्प्लॉय है हमारा, इसका ईमेल आईडी मान लो ऐसा है defsmarty@gmail.com। और उसके बाद पीक्यूआर का है, जैसे मान लो लवली पीक्यूआर। ठीक है जी, @gmail.com। तो सबने अपने अपने अनोखे ईमेल एड्रेस रखे हुए हैं। ठीक है, सबका अकाउंट किसमें है? जीमेल पे है। सबका अकाउंट एबीसी है या डीईएफ है या पीक्यूआर है, इन तीनों का अकाउंट किसके अंदर है? जीमेल के अंदर है। यानी कि इन तीनों की जो मेल्स हैं, ठीक है, यानी कि अब ये सपोज मान लो एबीसी वाला किसी को जीमेल ईमेल भेजता है या डीईएफ वाला किसी को ईमेल भेजता है, तो उसकी ईमेल कहाँ पे जाके सेव होगी? जीमेल वालों के पास। ठीक है, यानी गूगल वालों के पास जाके इनकी मेल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अगर कोई बंदा इनको मेल भेजेगा, तो वो मेल भी कहाँ पे जाके स्टोर होगी? वो मेल भी स्टोर होगी कहाँ पे? जीमेल वालों के सर्वर में। यानी कि सारा डेटा किसके पास अवेलेबल है? जीमेल के पास। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इसको हटाते हैं एक बार, देखो अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास एक फैसिलिटी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे ये लिखा abc1132@gmail.com। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज जानी थी कि भैया जीमेल पे है, तो तुम्हारा जितना भी काम धाम होगा, ठीक है, जितने भी तुम्हारी ईमेल्स वीमेल्स होंगी, जो भी हमने बात करी है सारी, वो सारी की सारी कहाँ पे जाके सेव होंगी? वो जीमेल के मेल सर्वर पे जाके सेव होंगी। कहाँ पे सेव होंगी? जीमेल का, यानी कि गूगल वालों का एक मेल सर्वर है, वहां पे जाके तुम्हारी इसकी जितनी भी ईमेल्स हैं वो सब वहां पे सेव होंगी। तो abc1132@gmail.com इसका जीमेल आईडी है। तो भाई साहब, अब इसको सपोज मान लो एक क्लाइंट नंबर 1 है, क्लाइंट नंबर 2 है। अब ये इन क्लाइंट्स को अगर जो मेल भेजेगा, तो पहले वो मेल जीमेल के पास सेव होगी, और उसके बाद वो मेल इसके पास सेव होने के बाद फिर ये C1 क्लाइंट है या C2 क्लाइंट है, उनको जाएगी। और सिमिलरली यार, अब यहाँ पे देखो, मेल हमारी जो है वो और अगर कल को ये क्लाइंट रिस्पॉन्स देते हैं कुछ, तो भैया उस क्लाइंट का रिप्लाई भी कहाँ पे जाके सेव होगा? पहले जीमेल के पास सेव होगा। ठीक है, और फिर वो रिप्लाई जब तुम अपनी जीमेल खोलोगा तब वो आएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई एम्प्लॉय तो किस कंपनी का है? लक्ष्य का है। क्लाइंट किस कंपनी के हैं? लक्ष्य के हैं।
लेकिन भैया जो जीमेल से रिलेटेड जो भी इनकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी इनकी वार्तालाप हो रही है, वो सब कहाँ पे सेव हो रही है? वो सब की सब सेव हो रही है जीमेल के मेल सर्वर पे। यानी कि अब कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मेल्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स होंगी, वो सारी की सारी मेल्स की इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी है? जीमेल के पास पड़ी है। तो अब कंपनी कहेगी भाई ये तो गड़बड़ हो सकती है, ये तो गड़बड़ हो सकती है कि भाई अब मान लो मेरी ईमेल आईडी है, मेरा कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और मैं अपने क्लाइंट को भेज रहा हूँ या क्लाइंट मेरे को कोई रिप्लाई भेज रहा है, तो हमारा रिप्लाई सारा कुछ कहाँ पड़ा हुआ है? वो सब गूगल लेके बैठा हुआ है। वो सारा का सारा डेटा कहाँ लेके बैठा हुआ है? गूगल के पास वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। तो भाई ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सीन है ना। ऐसे तो दिक्कत पड़ जाएगी हमें कि भाई गूगल के पास जो जीमेल सर्वर है उसके पास सारा डेटा होगा, तो अब हम क्या करते हैं? अब देखो, एक मिनट। अब ईमेल आईडी कुछ ऐसे बनाया, abc1132@lux.com। सॉरी, def2309@lux.com और pqr1169@lux.com। अब तुम देख रहे हो यार, यहाँ पे जो ईमेल आईडी मैं बना रहा हूँ उस ईमेल आईडी में gmail.com का नाम नहीं आ रहा, बल्कि किसका नाम आ रहा है? lux.com का। तो क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो जहाँ पे भी हम अपने होस्टिंग होस्टिंग लेते हैं, तो वहाँ पे वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि भाई आप अपना मेल सर्वर बनाना चाहते हैं या आप अपना खुद का भी, जैसे अगर मेल सर्वर रखना चाहते हैं, कोई बड़ी कंपनी है भैया वो अपना मेल सर्वर खुद रखना चाहती है अलग से, तो वो भी रख सकती है। ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे जो ईमेल्स हैं बंदों के, एक abc1132@lux.com है, एक दूसरा एम्प्लॉय def2309@lux.com और pqr1169@lux.com। तो ये तीन ईमेल आईडीज मान लो बन गई, लेकिन ये ईमेल आईडी अब जीमेल वाली नहीं है। यानी कि अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अपना सेपरेट एक बना लिया है। तो अब जरा मैं इसको मिटा देता हूँ सारा ये। ठीक है जी, एक मिनट इसको मिटा दें पहले पूरा। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब क्या चीज होगी यहाँ पे उसको समझ लेते हैं। अब देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई अब हमारे पास ईमेल आईडी कुछ आ गए, abc1132@lux.com, def2309@lux.com और pqr1169@lux.com। ठीक है, तो अब जरा आगे देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। एक मिनट। तो अब यहाँ पे हमने लिखा द एमएक्स, जो रिकॉर्ड है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं मेल एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो द एमएक्स यानी कि मेल एक्सचेंज, ठीक है, रिकॉर्ड इन डीएनएस, the mail exchange record in DNS is used to specify the mail server responsible for receiving emails। ठीक है, तो भाई mx record from for a email for इसको लिख सकते हैं फॉर अ डोमेन। ठीक है, कि भाई जो भी डोमेन है जैसे lux.com है, तो lux.com की जितनी भी ईमेल्स होंगी उनको रिसीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एक मिनट यार, रिसीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो है हमारा मेल सर्वर। अब आगे देखें, द एमएक्स रिकॉर्ड टेल्स द इंटरनेट, द एमएक्स रिकॉर्ड टेल्स द इंटरनेट वेयर टू डिलीवर
हम्म, ठीक है, वेयर टू डिलीवर द एमएक्स रिकॉर्ड टेल द इंटरनेट वेयर टू डिलीवर। अब क्या डिलीवर करनी है भैया, जो ईमेल्स हैं, तो वेयर टू डिलीवर द ईमेल्स दैट आर सेंड टू एड्रेस that are sent to address at your domain name। तो एक तरह से एमएक्स रिकॉर्ड इंटरनेट को ये बताता है कि भैया इस जीमेल आईडी की जो भी मेल सर्वर है, तो मेल सर्वर है हमारे पास एक यहाँ पे। तो देखो, अब ये जो एमएक्स रिकॉर्ड जो है वो किसके बारे में बताता है, मेल सर्वर। कि भैया अब ये जो हमारा lux.com है, ये तीनों में देखो आ रहा है lux.com lux.com lux.com। तो इसका मतलब अब ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, lux.com के मेल सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि अब हमें समझ में आ गया कि भैया अब हमारे पास एक मेल सर्वर है, ठीक है, lux.com का एक मेल सर्वर है। अब होगा क्या कि भैया इस मेल सर्वर के अंदर की कहानी क्या रहेगी अब हमारे पास, एक मिनट देखो। अब उसके बाद आता है हमारे पास एनएस रिकॉर्ड। अब ये जो एनएस रिकॉर्ड है, अब इस एनएस रिकॉर्ड को समझते हैं कि भैया एनएस रिकॉर्ड है नेम सर्वर रिकॉर्ड। ठीक है, एनएस रिकॉर्ड की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब देखो, ये जो नेम सर्वर है हमारे पास, अब इसके बारे में लिखते हैं। देखो, द पर्पस ऑफ नेम्स एनएस रिकॉर्ड in DNS is to specify which server. So the purpose of NS record in DNS is to specify which server are authorized या authoritative for domain। ठीक है, तो purpose of NS record in DNS is to specify which servers are authoritative for domain। मतलब they store the actual, ठीक है, यानी कि एनएस रिकॉर्ड क्या रखता है, दे स्टोर द एक्चुअल डीएनएस रिकॉर्ड। ठीक है, जो तुम्हारा मेन डीएनएस का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास पड़ा होता है, एनएस रिकॉर्ड के अंदर पड़ा होता है फॉर दैट डोमेन। ठीक है, तो एनएस रिकॉर्ड जो है ये आपको ये बताता है कि कौन कौन से जो सर्वर है ऑथोरिटेटिव है इस डोमेन के लिए। जैसे सपोज मान लो हमारे पास lux.com है एक, ठीक है, हम हमारा जो बेसिकली वेबसाइट है वो किस नाम से है, lux.com से। अब इसका सपोज मानो नेम सर्वर है, जैसे ns1.dnsprovider.com, एक नेम सर्वर ये है, इस नाम से है। दूसरा नेम सर्वर ns2.dnsprovider.com, ये दो नेम सर्वर हैं इसके। ठीक है, lux.com के ये मान लो दो नेम सर्वर्स हैं। ठीक है, दो नेम सर्वर्स के डोमेन नेम दे रखे हैं यहाँ पे, एक ns1.dnsprovider.com और ns2.dnsprovider.com। ठीक है, अब देखो द डीएनएस इंफॉर्मेशन, यानी डीएनएस की जितनी भी जानकारी तुम्हारी है फॉर lux.com, ठीक है, जो भी तुम्हारा lux.com है, उस lux.com की डीएनएस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इज मैनेज्ड बाय
अब वो सारी मैनेज कहाँ पे होगी? इज मैनेज्ड बाय द, ये जो नेम सर्वर्स है हमारे, इन नेम सर्वर के पास मैनेज होगी, मैनेज्ड बाय द सर्वर्स ns1.dnsprovider.com। एक तो इस सर्वर, ये सर्वर मैनेज करेगा ns1.dnsprovider.com, और दूसरा जो हमारा दूसरा है ns2.dnsprovider.com। ठीक है जी, तो इसके पास अवेलेबल होगा। तो असल में ns जो आपकी डोमेन मैनेजर फाइल है, उसमें ns रिकॉर्ड बताता है कि भाई साहब इस वेबसाइट के lux.com के ns सर्वर कौन से हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अ डोमेन मस्ट हैव, ठीक है, एक डोमेन नेम के कम से कम कितने नेम सर्वर होने चाहिए? तो डोमेन नेम मस्ट हैव एटलीस्ट, कम से कम कितने होंगे? 2। ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नेम एंड सर्वर। तो यानी कि उसमें हमेशा 2 एनएस रिकॉर्ड की एंट्री होगी। ठीक है जी, कितने एनएस रिकॉर्ड की एंट्री होगी? 2 एनएस रिकॉर्ड की एंट्री इसके अंदर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ, तो ये हमें समझ में आया यहाँ पे कि भैया जो हमारा ये एनएस रिकॉर्ड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनएस रिकॉर्ड के पास आपके नेम सर्वर्स की जानकारी पड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे अब सपोज मान लो ये आदित्य है, इसने ये नेम, ये सर्वर है हमारा। ठीक है, अब ये जो स्टैटिक आईपी देख रहे हो यहाँ पे, इतना सब जानकारी इसके पास पड़ी, हमने यहाँ पे अपाचे सर्वर रखा हुआ है, वेबसाइट है हमारी, स्टैटिक आईपी मिली हुई है, हमने GoDaddy से जाके क्या लिया भैया? डोमेन लिया, तब जाके, अच्छा डोमेन जब हमने उससे परचेज किया तब उसने उसमें हमें एक लॉगिन पेज प्रोवाइड किया, और उस लॉगिन पेज पे ये सारी जानकारी हमें मिली। अब एक खुद सोचो कि एक यूजर जो कि भाई साहब ऑथराइज्ड है, जिसने सपोज मान लो GoDaddy वालों से डोमेन बाकायदा परचेज किया है, उस बंदे ने जिसने परचेज किया है वो भी इस डोमेन मैनेजर वाले पेज पे जब आना चाहेगा तो कैसे आएगा भैया? अपना यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा, लॉगिन करेगा, तब आएगा। और तब डोमेन मैनेजर पे जो जानकारी, डोमेन मैनेजर पेज वाले पे जो जानकारी लिखी हुई है, तब वो जानकारी उसे मिलेगी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि भाई अब जितना भी सपोज कोई दूसरा दुनिया जहान का कोई बंदा जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, तो वो जब भी लिखेगा वेबसाइट का नाम, तो क्या होगा? तो भाई साहब उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब जो यार उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अब उसको भी तो इस डोमेन मैनेजर पेज का एक्सेस चाहिए, क्योंकि भैया इस डोमेन मैनेजर पेज के अंदर ही तो लिखा हुआ ना सारा कि भैया आईपी एड्रेस क्या है, सब कुछ क्या है क्या नहीं है। अब हम कहेंगे कि यार उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि जो सपोज जो भी क्लाइंट है जिसने भी मेरी वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाली lux.com, और उसके रिक्वेस्ट उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी तो इस डोमेन मैनेजर पेज की जानकारी चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि साला मैंने परचेज किया, खुद तो मैं इस डोमेन मैनेजर के पेज पे जाने के लिए मैं बाकायदा यूजर नेम और पासवर्ड देके तब जा पा रहा हूँ इस पेज के अंदर। ठीक है, मैं खुद जो जेन्युइन यूजर है, जो बेसिकली ओनर है, वो खुद यूजर नेम और पासवर्ड दे के जब जा रहा हूँ डोमेन मैनेजर के पेज में। तो यार जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस पेज को कैसे एक्सेस करेंगे? क्योंकि भाई वेबसाइट तक पहुंचने की सारी इंफॉर्मेशन तो यहीं लिखी हुई है। तो अब ये जो आईएसपी है, ये इसको कैसे एक्सेस करेगा? तो क्लियर बात हो गई हमारे पास कि हम खुद तो भाई यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद इस डोमेन मैनेजर वाले पेज पे जा रहे हैं, लेकिन यही डोमेन मैनेजर वाला पेज इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी तो चाहिए, क्योंकि भाई अभी इस डोमेन मैनेजर पेज वाले की जानकारी को पढ़ के ही तो मुझे जो सपोज इसके हमारा जो वेब सर्वर है, ठीक है, उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस उसको पता लगेगा। और जब तक आईपी एड्रेस इस आईएसपी को पता लगेगा नहीं, तब तक काम कैसे करेगा? तो यूजर वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, वो जाएगी आईएसपी के पास, और आईएसपी किसकी ऑप्शन को यूज करने की कोशिश करेगा? डोमेन मैनेजर के पेज को यूज करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपकी वेबसाइट की सारी जानकारी कहां पड़ी है? इस डोमेन मैनेजर वाले पेज में पड़ी हुई है। तो अब यहां पे होगा क्या? अब ध्यान से देखो। तो अब यहां पे क्या है? एनएस रिकॉर्ड। तो ये जो एनएस रिकॉर्ड जो होता है, एनएस रिकॉर्ड का मतलब है नेम सर्वर्स।
ठीक है, इस एनएस रिकॉर्ड के अंदर किसकी जानकारी होगी? आपके नेम सर्वर्स की जानकारी होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि यार अब वो डोमेन मैनेजर वाला पेज तो यूजर को एक्सेस नहीं किया जाता कि भैया नहीं, वो कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो डोमेन मैनेजर वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। अब हमने कहा भाई अगर डोमेन मैनेजर वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकते तो वेबसाइट तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो तो यार डोमेन मैनेजर वाली फाइल के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अब उन्होंने क्या करा हुआ है, जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के कहां डाल दी है? नेम सर्वर्स पे डाल दी है। किसमें डाल दिया है? नेम सर्वर्स पे डाल दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है हमारे पास कि भाई अब जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो अल्टीमेटली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ किसका पता लगाता है? वो पता लगाता है नेम सर्वर्स का। क्योंकि जब तक ये जानकारी उसको नहीं मिलेगी तब तक तो भाई साहब वो आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी IPv4 इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है? ये बात है, ठीक है, इसके अंदर पड़ी हुई है सारी, डोमेन मैनेजर वाली फाइल के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो अब बिना इसकी जानकारी के तो भाई साहब काम नहीं बन सकता। ठीक है, बिना इस डोमेन मैनेजर वाली फाइल की जानकारी के जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, बिना उस इंफॉर्मेशन को तो काम नहीं बन सकता। तो अब हमारा यहाँ पे कौन आएगा हेल्प करने के लिए? ये एनएस रिकॉर्ड यानी कि नेम सर्वर्स। अब ये दो नेम सर्वर्स हैं हमारे, तो ये डीएनएस इंफॉर्मेशन जो है हमारे lux.com की, ठीक है, डीएनएस इंफॉर्मेशन यानी जो भी डोमेन मैनेजर वाली जो इंफॉर्मेशन है किसकी? हमारे lux.com की। भैया ये दोनों ये इंफॉर्मेशन lux.com की कहाँ पड़ी है? इन दोनों नेम सर्वर्स के अंदर पड़ी हुई है। तो अब एक तरह से यहाँ से ये जानकारी मिल रही है कि भैया आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन दोनों सर्वर्स हैं, ये दो सर्वर्स हैं, इन दोनों में से किसी भी सर्वर के पास चले जाओ और वहां से आपको प्रॉपर जानकारी इनकी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो एक बार जब वहां से प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी तो वहां से आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा उनको, और आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो भैया फिर आगे रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस पे भेजी जाती है। यानी उस वेब सर्वर का जब आईपी एड्रेस मिल जाएगा, IPv4 एड्रेस या IPv6 एड्रेस, तो उस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करी जा सकती है। ठीक है, बट जब तक भैया सपोज हमारे पास उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं आता तब तक हम रिक्वेस्ट को आगे सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एनएस रिकॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। तो ये हमारा एनएस रिकॉर्ड के बारे में हो गया। ठीक, कि भाई एनएस रिकॉर्ड जो है वो क्या करता है? वो आपकी जो भी वेबसाइट है उसके डीएनएस की इंफॉर्मेशन इन दोनों सर्वर के अंदर स्टोर होती है, और ये दोनों सर्वर कौन से? ये एनएस रिकॉर्ड के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो पांचवा हम लोगों ने देख लिया जैसे एनएस रिकॉर्ड है। नाउ अब आगे देखते हैं। छठा हमारे पास आता है जिसका नाम है TXT रिकॉर्ड। अब TXT रिकॉर्ड में ना, अब ये जैसे नाम समझ में आ रहा है, TXT मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया एक तरह से हमारे पास। ठीक है, TXT रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? एक टेक्स्ट रिकॉर्ड है हमारे पास यहाँ पे। तो भाई साहब अब ये जो TXT रिकॉर्ड है या जिसको हम कह रहे हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड, तो ये क्या करेगा, ये क्या जानकारी अपने पास मेंटेन करेगा वो भी समझ लेते हैं। सो द पर्पस ऑफ, ठीक है जी, द पर्पस ऑफ अ TXT record in DNS is to store the is to store so the purpose of a txt record in DNS is to store text information, ठीक है, is to store text information related to a domain. So the purpose of txt record in DNS is to store text information related to a domain. तो एक डोमेन नेम से रिलेटेड जो बेसिक कुछ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपने स्टोर करनी है तो आप वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? इस TXT रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप मेन ओनर है डोमेन मैनेजर पेज के तो आप वहां जाके अपना पेज एक्सेस कर सकते हैं और उस पेज में TXT रिकॉर्ड की भी एंट्री होगी, तो वो TXT की रिकॉर्ड की एंट्री आप डाल सकते हैं। जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई
आपको लगता है कि यार ये जानकारी इंपॉर्टेंट है तो अपनी वो जानकारी डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, बस ये है। नाउ सेवन्थ आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास है एसआरवी रिकॉर्ड। अब जो ये बेसिकली अब देख रहे हो यहाँ पे एसआरवी मतलब है सर्विस। ठीक है, क्या है? सर्विस रिकॉर्ड। अब ये सर्विस रिकॉर्ड क्या हो गया भाई हमारे पास? अब देखो यार, सर्विस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यार आपको पता है कि भैया आपकी वेबसाइट में कई सर्विसेज भी यूज होती होंगी। ठीक है, आप जो अपनी वेबसाइट में काम कर रहे हैं, सिर्फ उसमें टेक्सचुअल डेटा नहीं आता ना, कई सारी सर्विसेज भी यूज होती हैं। ठीक है। तो भाई अब जो ये सर्विसेज यूज हो रही हैं, तो इन सर्विसेज का भी तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्स वाई जेड सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, तो जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उस सर्विस का कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब रखा जाता होगा। तो वो सारा का सारा हिसाब किताब जो है किसके अंदर रखा जाता है? वो एस आर वी रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो एस आर वी मतलब होता है सर्विस। तो अलग अलग प्रकार की हम सर्विसेज यूज करते हैं, तो उन सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो क्या होता है? हमारा एस आर वी रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी। नाउ हम लोग बात कर रहे थे अपना एस आर वी रिकॉर्ड की। ठीक है जी, तो यार जैसे मैंने बताया था कि भाई एस आर वी रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो जो सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, तो उन सर्विसेज से रिलेटेड जानकारी जो है वो आपकी किसके अंदर पड़ी होगी? इस एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर। अब जैसे जो भी सर्विस होती है, हर सर्विस का कोई पोर्ट नंबर होता है, उस सर्विस का कोई ना कोई होस्ट होता है। तो वो सारी जानकारी, पोर्ट नंबर और होस्ट, वो सब किसके अंदर पड़ी होती है? आपके इसके अंदर पड़ी होती है। अब जैसे पोर्ट नंबर है, तो भाई पोर्ट नंबर के बारे में जैसे बताया था ना, जैसे यार मान लो कोई भी आपकी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन है, हर नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर होता है ना। ठीक है, तो तो यहाँ पे एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा कि कौन कौन सी सर्विस यूज हो रही है, और जो सर्विस यूज हो रही है उनका पोर्ट नंबर क्या है, उनका होस्ट नंबर, होस्ट नेम क्या है, वो सब यहाँ पे होगा। सो द पर्पज ऑफ एन एसआरवी रिकॉर्ड, ठीक है, एसआरवी रिकॉर्ड इन डीएनएस, द पर्पज ऑफ एसआरवी रिकॉर्ड यानी सर्विस रिकॉर्ड इन डीएनएस is to define the location। अब डिफाइन क्या करेगा? देखो मैंने बोला इज टू डिफाइन द लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या हो गया यार? यहाँ पे क्या डिफाइन करना है? यहाँ पे डिफाइन करना है होस्ट नेम क्या है और पोर्ट नंबर क्या है। तो इज टू डिफाइन द लोकेशन, लोकेशन मतलब आपका होस्ट नेम प्लस आपका पोर्ट नंबर, होस्ट नेम एंड पोर्ट ब्रैकेट बंद ऑफ स्पेसिफिक सर्विस फॉर अ डोमेन। यानी आपकी डोमेन से जुड़ी भी कोई जो स्पेसिफिक सर्विस है, उस सर्विस का होस्ट नेम क्या है, उस सर्विस का पोर्ट नंबर क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सो द पर्पज ऑफ एसआरवी रिकॉर्ड इन डीएनएस इज टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक सर्विस फॉर अ डोमेन। यानी जो आपका डोमेन है, उस डोमेन में जो जो सर्विसेज यूज हो रही हैं,
तो कौन सी सर्विस है, उस सर्विस का कौन सा होस्ट नेम है, उसका क्या पोर्ट नंबर है, तो ये सारी जानकारी जो है कहाँ पे पड़ी होंगी, एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर पड़ी होंगी। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में कोई सर्विस यूज हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कल को उसको सर्विस पे भी जाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा अब क्लाइंट टू द करेक्ट, अब बेसिकली क्या है कि क्लाइंट को करेक्ट सर्वर और उसके पोर्ट नंबर पे लेके जाना जरूरी है। अब देखो ये कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एसआरवी को, कंसेप्ट को। वह तो सिंपल सा ही है कि भाई मैं कोई वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, तो उस वेबसाइट में अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल को समझ लो एक बार। अब देखें यहाँ पे, अब जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल लिखा होगा, जैसे अंडरस्कोर सिप डॉट सिप डॉट अंडरस्कोर टीसीपी, ठीक है। तो अंडरस्कोर सिप डॉट अंडरस्कोर टीसीपी एट लक्स डॉट कॉम इन SRV 10, ठीक है, SRV 1060 5060, ठीक है, पोर्ट नंबर हो गया 5060, सिप सर्वर, ठीक है, पोर्ट नंबर 5060, एक मिनट, सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम, ठीक है। तो ये सपोज मान लो एक छोटा सा हम समझ लेते हैं कि यार ये एक एंट्री डली हुई है कहाँ पे, SRV रिकॉर्ड के अंदर ये एंट्री हमारी डली हुई है। तो भाई अब ये जो पूरी पूरी एंट्री डली हुई है, तो अब इस एंट्री का क्या क्या मतलब है, कौन से ऑप्शन से क्या मतलब बनता है, वो समझ लें जरा एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड को देखकर हमें पहली जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है हमारे पास, कि सबसे पहले होस्ट क्या है, ठीक है, इसको होस्ट करने वाला कौन है, होस्ट नेम क्या है। तो देखो होस्ट नेम यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, दैट इज सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम। सिप सर्वर, अच्छा सिप जो है यहाँ पे सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है, तो सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम। देखो होस्ट नेम क्या है हमारा, सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम, यानी कि वो जो सर्विस है वो इस डोमेन नेम पे चल रही है। अच्छा पोर्ट नंबर, भैया ये सर्विस जो है कौन से पोर्ट नंबर पे चल रही है, 5060 जो है दैट इज द पोर्ट नंबर, ठीक है। अच्छा तो चलो जी, एक पता लग गया सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर। अब प्रायोरिटी वाली जगह पे क्या लिखा हुआ, 10। तो यानी कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की, इसकी इससे रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट आए तो उसकी प्रायोरिटी 10 है। वेट, इसका वेट कितना रहेगा, दैट इज 60, ठीक है जी। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई साहब, अगर मान लो मेरी वेबसाइट पे बंदा कोई किसी ऑप्शन पे क्लिक करता है, जिस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या है, ये सर्विस का इस्तेमाल होना है, तो अब इस सर्विस से रिलेटेड कहाँ पे जाए, तो भाई ये जो SRV रिकॉर्ड है, इससे हमें क्या मिलती है, उस सर्विस के बारे में जानकारी। जैसे ये जानकारी मिली हुई है कि भैया अगर कोई ये वाली रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए कौन उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, सिप सर्वर डॉट लक्स डॉट कॉम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो अंडरस्कोर देख रहे हैं आप, यहाँ पे द अंडरस्कोर इज रिक्वायर्ड इन द सर्वर, द इन द सर्विस एंड प्रोटोकॉल नेम। तो जो आपका ये सर्विस है, देखो तभी अंडरस्कोर सिप आ रहा है, सर्विस है, और प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, टीसीपी। तो तभी देखो वहां पे अंडरस्कोर क्या कर रखा है हम लोगों ने, टीसीपी कर रखा है। तो अंडरस्कोर इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस एंड प्रोटोकॉल नेम। तो सर्विस के नाम में और प्रोटोकॉल के नाम में अंडरस्कोर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है, ठीक। तो ये हमें वो तो लग गया कि भैया अब सिप सर, जब भी सपोज मान लो ये SRV रिकॉर्ड क्या रखेंगे, ये रखेंगे अपने पास जो हमारा जो भी सर्विसेज हमारी वेबसाइट में चल रही हैं, ठीक है, उन सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन ही रखेंगे। क्योंकि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो देर में भी अ पॉसिबिलिटी कि वो उसके अंदर यूज होने वाली किसी वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विस को यूज करे। अगर वो यूज करेगा तो भैया उस सर्विस को कौन हैंडल करेगा,
तो कौन हैंडल करेगा उसकी जानकारी सारी कहाँ पे पड़ी होती है, हमारे SRV नामक रिकॉर्ड के अंदर पड़ी होती है। ठीक है जी। तो ये हमने इसका फॉर्मेट भी देख लिया, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से ये काम करता है, वो भी हमें पता लग गया। ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा सारा कुछ। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज फिलहाल हम इसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ इससे रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।